नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज भारद्वाज और हमारी कंपनी का नाम है प्रॉपडार्ट। मैं आपके लिए जो आज पॉडकास्ट लेकर आया हूँ, उस पॉडकास्ट में सबसे पहले तो जो हमारे गेस्ट हैं वो कंपनी के ओनर भी हैं और हमारे गाइड भी हैं। अगर हम बात करें रियल एस्टेट में, तो मेजर अगर हम यमुना एक्सप्रेस की बात करें तो सबसे अच्छी और सबसे जल्दी जानकारी प्रोवाइड करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सर का। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सर प्लीज़ थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को कि यमुना के बारे में। सबसे पहले तो कि यमुना पे अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो यमुना पे इस टाइम जो भी बड़ी कंपनीज आ रही हैं या जो भी मतलब डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम आज से 4-5 साल पहले चले जाएं तो हम 2031 मास्टर प्लान की बात करते थे, ठीक है। अब आ गया 2041 का मास्टर प्लान, ठीक है। तो उसमें और 2041 का जो मास्टर प्लान है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नई चीज़ों ऐड ऑन हुई है? देखो 2031 मास्टर प्लान के अंदर क्या था वर्बली बता देंगे, समझाने की ज़रूरत नहीं है। रिहाइश थी, इंस्टीट्यूशनल था, इंडस्ट्रियल था और छोटे छोटे कमर्शियल पैच थे और कुछ पैच मिक्स लैंड यूज के थे और कुछ पैच आप मान सकते हैं ग्रीनरी के थे 2031 के अंदर। 2041 जो ऐड ऑन करा है उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, लॉजिस्टिक को अलग से ऐड ऑन किया है, कुछ चेंज चीज़ें करी हैं, जैसे एयरपोर्ट के 3 सेक्टर को कमर्शियल में कन्वर्जन किया है, फिर इंस्टीट्यूशनल का ग्राफ बढ़ाया है, रिहाइश के और 4 सेक्टर ऐड ऑन कर दिए हैं। तो मास्टर प्लान की एक डिटेल वीडियो हम दे देंगे, हम पूरा डिटेल में समझा देंगे कहाँ कहाँ क्या चीज़ें ऐड ऑन की हैं। लेकिन बेसिक जो इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस रखा है वो इंडस्ट्री पे रखा है, जो ज़्यादा बढ़ाया है उसको इंडस्ट्री बढ़ाया है। मतलब आप मान सकते हैं 70% इंडस्ट्री है मास्टर प्लान के अंदर, 30% में रिहाइश भी है, कमर्शियल भी है और इंस्टीट्यूशनल भी है और लॉजिस्टिक भी है। बाकी 70 लॉजिस्टिक भी इंडस्ट्री का ही पार्ट है एक तरीके से देखा जाए, उसमें वेयर हाउस बनते हैं, लेकिन 70% मास्टर प्लान को इंडस्ट्री के हिसाब से कवर किया। और ये एक प्लस पॉइंट भी है, किसी शहर की ग्रोथ होने के लिए वहाँ धंधा आना चाहिए, तब वो उसका रिहाइश भी चलेगा, उसका कमर्शियल भी चलेगा। जब वहाँ धंधा ही नहीं आएगा, लोग ही नहीं आएंगे, व्यापार ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे शहर ग्रोथ करेगा। कुछ शहर ऐसे हैं जो मास्टर प्लान बनाते टाइम उस चीज़ का ध्यान नहीं दे पाते थे, वो उनकी ग्रोथ रुक जाती थी, धीरे धीरे होती थी, बहुत लंबा समय या संशोधन होते थे मास्टर प्लान में। लेकिन 2041 जो इन्होंने लेआउट को फाइनल किया है उसमें 70% पूरा इंडस्ट्रियल पार्ट है और प्लस इंडस्ट्री में ही आप मान सकते हैं एयरपोर्ट भी है, फिल्म सिटी भी है, ये सब इंडस्ट्री का ही पार्ट है। तो मास्टर प्लान पे एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक बताओ आप। ठीक है। तो सर जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, बिल्डर्स भी आ रहे हैं, अथॉरिटी भी अपना अलग चल रहा है कि यहाँ सेक्टर को डेवलप करने में, ठीक है। बट अगर आज हम बात करें सर ट्रांसपोर्टेशन की, जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपना व्हीकल नहीं है तो उस एरिया में जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा ही है। आई एग्री विद यू, जो आपका पॉइंट है बिल्कुल जायज़ पॉइंट है। और देखो कोई भी शहर जब बसता है, आउटर शहर, तो एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो जाती, थोड़ा सा समय लगता है। और ऐसा नहीं है कि चीज़ें पेपर वर्क में नहीं है, चीज़ें पेपर वर्क में है, मेट्रो भी प्लान्ड है, मेट्रो के साथ साथ आपका बस की सुविधा इन्होंने करी है। लेकिन अभी जैसे बीच में इन्होंने रोडवेज बस स्टार्ट करी थी उत्तर प्रदेश सरकार की, लेकिन उनको भी काफ़ी बार खाली आना पड़ रहा था, फिर इनका कंजप्शन ज़्यादा हो रहा था, रिकवरी उतनी थी नहीं, तो बीच में स्टॉप करी। फिर इन्हें लगा अब गौर यमुना सिटी के अंदर काफ़ी लोग आ गए हैं, अब फिर दोबारा फ्लो शुरू किया है। तो जो पब्लिक कन्वेंस है वो आपको यहाँ पर अगले 2 साल के अंदर देखने को मिलेगा अच्छे लेवल पे। बस चलेंगी, ऑटो चलेंगे, ई रिक्शा चलेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ भविष्य में देखने को मिलेंगी। पूरी सर्विस रोड पे आप देखो, पहले की मात्रा में आज क्राउड ज़्यादा रहता है, गाड़ियों का फुटफॉल ज़्यादा है, बसेस भी आ रही हैं, जो थोड़ा सा लोकल बसेज हैं वो भी चल रही हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने एक बात बोल ली थी, बिल्डर आ रहे हैं और अथॉरिटी के प्लॉट्स भी हैं, उनको आप कैसे कहाँ देखते हो? देखो बिल्डर आ रहे हैं, बिल्डर कम से कम 1.25 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं अपने प्लॉट्स, जो अब आ रहे हैं, पुरानों की बात नहीं कर रहे हैं। 1.25 लाख से शुरू कर रहे हैं, एक 30 तक, एक 35 तक, एक 40 तक जाते हैं पर स्क्वायर यार्ड, गज में है उनका। आप मान सकते हो कि अथॉरिटी को अगर गज में कंपेयर करें हम, तो एक सामान्य प्लॉट 300 मीटर पे बात कर लेते हैं, 55,000 रुपये गज का रेट है। अगर मीटर में करते हैं तो 65-66 हज़ार रुपये का।
आप ये लगाओ, एक मतलब एक कॉमन सी बात करते हैं, जब आज की सिचुएशन में एक बिल्डर आ रहा है, वो 1,30,000 का रेट आज लेके आ रहा है, आने वाले 1-2 साल, 1 साल के अंदर वो हाइक भी देगा ताकि रेट ना टूटे उसके वहाँ का, या उसके जो इन्वेस्टर हैं उनको लॉसेस ना हो, क्योंकि बाजार में ऑलरेडी अथॉरिटी के प्लॉट सस्ते हैं। अथॉरिटी के प्लॉट्स में विदाउट लाइबिलिटी इन्वेस्टर आता है जो लाइबिलिटी नहीं पालता, बस ये है कि मिनिमम कंप्लीशन बना के छोड़ दो, या फिर बनाना भी नहीं है, पेनल्टी दे देंगे, नाम मात्र की पेनल्टी है। यहाँ पर आता है थोड़ा सा चकाचौंध देखने वाला आदमी बिल्डर के यहाँ, जिसको मतलब पूरा हरा भरा एकदम अल्ट्रा लग्जरी नज़र आए, तो वो वहाँ यही नहीं कंपेयर कर पा रहा है कि अथॉरिटी के प्लॉट्स का रेट ये है। दोनों बायर्स की जो सोचने की क्षमता है डिफरेंट है। एक आदमी सोच रहा है कि भाई मेरा क्या बोलते हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक कंप्लीशन करा दूंगा, भविष्य में पड़ा रहेगा, 20 साल बाद बनाऊँ, 10 साल बाद बनाऊँ, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे बिल्डर के यहाँ आदमी जा रहा है, पहले तो रेट ज़्यादा मिल रहा है, उसके बाद फिर कंप्लीशन भी मिनिमम कराना पड़ेगा, एक टाइम बाउंडेशन है, क्योंकि जितने भी बिल्डरों ने प्लॉट लिए हैं वो ऑलरेडी किसी को अलॉट थे, तो अब वो रीसेल में इन्होंने खरीदे डायरेक्ट टाई अप करके, मतलब ट्राई पार्टी, बिल्डर, ओल्ड बिल्डर, अथॉरिटी, तीनों का ट्राई पार्टी में इन्होंने खरीदे कि उस बिल्डर पे ड्यूज चल रहा था, इस बिल्डर के पास पैसे की कमी नहीं थी, अथॉरिटी से टाई अप करके रीसेल कर लिया, अपना वन शॉट पेमेंट कर दी, उसकी देनदारी पूरी कर दी। तो अब इनको टाइम तो वहीं से लगेगा, टाइम तो कोई नया नहीं मिलेगा, या तो नए प्लॉट जो ऑक्शन में आए वो लिए तो उनमें टाइम रहता है, 3 साल 4 साल का टाइम देते हैं। तो ये मानो जितनी जल्दी डेवलप करेंगे उतनी जल्दी बनाने के लिए भी ये कस्टमर को बोलेंगे कि बनाना भी है। बनाते ही मेंटेनेंस भी शुरू होना है, प्लस आपका बनाने के बाद आपका मेंटेनेंस के साथ साथ आप रेट पे जाएंगे तो वहाँ अथॉरिटी और इसके रेट में अंतर है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दोनों ही बायर कैटेगरी अलग है। हम अथॉरिटी के प्लॉट बेचते हैं, जो अथॉरिटी के प्लॉट जिनको देते हैं, आज तक कोई भी कन्वर्जन बिल्डर एंड पे नहीं हुआ। जिनको बिल्डर एंड पे देते हैं उनका कन्वर्जन अथॉरिटी में नहीं हो, क्योंकि जो अथॉरिटी के अंदर कस्टमर आ रहा है उसका फंड रेशियो अलग डिफरेंट टाइप का है। इधर जो कस्टमर आ रहा है उस पर लिमिटेड फंड है, या तो बैंक पे खेलने की कोशिश कर रहा है, या बैंक पे नहीं खेल रहा है तो लो बजट में काम कर रहा है, छोटा साइज ले रहा है। यहाँ जैसे अथॉरिटी में छोटे साइज नाम मात्र के लिए 60, 90, 120, 162, 60 मीटर भी लेगा आदमी 80 लाख। फिर पेमेंट प्लान कुछ नहीं है, 30 दिन में पेमेंट देनी है, अथॉरिटी में 60 दिन में देनी है मैक्सिमम। यहाँ पे क्या है, बिल्डर पेमेंट रेट ऊपर दे देता है, लेकिन उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ये दे देता है कि आराम से 1-2 साल में पेमेंट दे लेना। लेकिन जो अच्छा इन्वेस्टर है, कोर इन्वेस्टर, जिसको एंड यूजर नहीं बनना है, वो अथॉरिटी की तरफ जा रहा है। जिसको लग रहा है एंड यूजर भी बनना है और लग्जरी में लेना है, वो बिल्डर की तरफ जा रहा है। समांतर चीज़ें दोनों बिक रही हैं। बस इस चीज़ से, बिल्डर के आने से एक चीज़ डिसाइड हो जाती है कि जो रेट बिल्डर लेके आया उससे नीचे तो जाएगा नहीं, उससे ऊपर की तरफ जाएगा। जब उससे ऊपर की तरफ जाएगा तो जितनी जल्दी लोगों को ये समझ में आएगा कि बिल्डर के यहाँ इतना रेट है, वो लोग अथॉरिटी में मूव करेंगे। मतलब मान सकते हैं 100% बायर में 50% बिल्डर के यहाँ है, तो 50% तो अथॉरिटी में जाएगा ही। जी बिल्कुल। तो वो अथॉरिटी का जो प्लॉट्स है, इनकी कीमत आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी धीरे धीरे करके। मतलब ये फैक्ट है, इसमें कोई मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। जब बिल्डर ने 1,30,000 का रेट निकाल दिया, आप मानो गज में अथॉरिटी के प्लॉट का गज में रेट 55,000 है, तो 1,30 और 55 में 75-80 हज़ार का वेरिएशन आ गया। तो वो वेरिएशन जो कवर होगा, जब इधर कस्टमर बायर आने लगेंगे अथॉरिटी में, अब भी खरीद रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है वो खरीद रहे हैं, जिसको लगता है लोकेशन की चीज़ें खरीद रहा है आदमी। लेकिन और ज़्यादा भारी मात्रा बढ़ती जाएगी उधर। जो आदमी जब पूरा चीज़ ऑब्जर्व करेगा, बाजार को ऑब्जर्व करेगा, तो अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं इनकी कीमत ऊपर की तरफ देखने को नजर आएगी। ये बिल्डर आने से ये बेनिफिट हुआ है। बिल्डर के एक रेट को फिक्स करने से ये अथॉरिटी के प्लॉट्स का मतलब हाइक बढ़ेगा। और मेरा सर ये भी मानना है कि जो बिल्डर में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मोर ऑन मतलब घर तो देख ही रहे हैं, बट उसके साथ जो सर्विसेज, जो फैसिलिटी मिल रही हैं उन पर भी उनका फोकस थोड़ा ज़्यादा रहता है कि हाँ विद इन द मतलब विसिनिटी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको क्लब मिल जाता है, आपको स्पोर्ट्स की जो भी है ना मतलब एरा वो डिसाइड करते हैं, जोन डिसाइड करते हैं, वो मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक बार जो बिल्डर के मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। मानो आप सारी चीज़ बिल्डर के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, बहुत अल्ट्रा लग्जरी है, लेकिन काम करने तो या तो आप ग्रेटर नोएडा आ रहे हो या नोएडा जा रहे हो, रहने वहाँ जा रहे हो,
ठीक है, तुरंत 1-2 साल में आप शिफ्ट भी हो जाओगे, क्योंकि बिल्डर के यहाँ आप आसानी से शिफ्ट हो जाते हो। 4 दीवारी के अंदर पूरी टाउनशिप रहती है, गेटेड रहती है, सिक्योरिटी रहती है, आपकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है रहने में। लेकिन आप जो रेट आज बाजार में अथॉरिटी के प्लॉट्स का है, उसके मुकाबले बिल्डर के प्लॉट्स का रेट अलग ही है। मतलब बिल्डर के जो प्लॉट्स हैं उनका रेट अलग है। मतलब अगर आप इतना एक्स्ट्रा पे करके बिल्डर के यहाँ जा रहे हो, तो अगर आप थोड़ा धैर्य रखोगे तो अथॉरिटी के सेक्टर भी डेवलप हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपकी चीज़ ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में ज़मीन की कीमत है। अगर आपकी 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर भी जगह है तो लाखों में मल्टीप्लाई होगी। भाई आप आज बिल्डर के यहाँ जगह ले रहे हो, 1 लाख 1.25 लाख रुपए गज ले रहे हो मिनिमम। मानो आपने 5 गज जगह ली तो आपकी 6 लाख की होगी या 6.25 लाख की होगी। ऐसे ही अगर आप आज के टाइम में इस सिचुएशन में अगर आप रेट कम दे के जगह ज़्यादा ले लोगे तो वो भविष्य में आपके जो 2 4 6 साल होगी मल्टीप्लाई मीटर में या गज में वो बढ़ेगा जी। आज आप 2 करोड़ रुपए लगा रहे हो बिल्डर के यहाँ, 1.25 लाख के हिसाब से आपका 180 गज 200 गज के आसपास आ रहा है। वहीं आप 2 करोड़ रुपए अगर अथॉरिटी में लगाते हो तो आपको 360 गज आ रहा है। तो आप देखो जगह डबल हो गई। ये 360 गज जगह आने वाले 3 साल 4 साल में जैसे जैसे हाइक जाएगा रेट का, तो ये 360 गज जगह आपकी पर गज मल्टीप्लाई होगा ना। मानो आज 55,000 का रेट है, 1 लाख का होगा, तो जो प्लॉट 2 करोड़ का वो 4 करोड़ का हो गया। वहाँ आपका जो प्लॉट आज 2 करोड़ का है, 1.25 लाख से आप उसको एकदम से 2.5 लाख तो नहीं कर दोगे जी। बिल्कुल सर। भाई 2.5 लाख करने में आप टाइम तो लोगे, पचाना भी तो पड़ेगा वो रेट। बिल्कुल सही बात है। जब आप इतने में कोई और भी बिल्डर आएगा, वो भी कंपैरिजन में रेट निकालेगा, तो स्वाभाविक है कि अथॉरिटी के प्लॉट्स बढ़ने हैं। अब जो रेट बिल्डर आएंगे सब में एक वो होता है कि भाई उन्होंने 1.25 का निकाला तो मैं एक 35 का निकालूंगा जी। बिल्कुल जो भी मैं और भी लग्जरी लेके आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अथॉरिटी के प्लॉट्स इसलिए बढ़ेंगे, मेरी राय ये है, देखो आदमी का अपना डिसीजन है। हमसे कोई बिल्डर के प्लॉट मांगेगा तो बिल्डर के भी देंगे, हमसे कोई प्लॉट अथॉरिटी का मांगेगा तो अथॉरिटी के भी देंगे, रीसेल में फ्लैट मांगेगा फ्लैट भी देंगे। सबका अपना बजट, अपनी सोच, अपना डिसीजन है। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि अगर आप आज की डेट में कम पैसे दे के जगह ज़्यादा ले रहे हो, वो आने वाले टाइम में आपका बेनिफिट साबित होगा। 1-1 मीटर की 1-1 गज की कीमत होगी आने वाले टाइम में। तो इसलिए जगह को बढ़ाओ आज उतने ही फंड में, जगह को कम मत करो। आप अल्ट्रा लग्जरी के चक्कर में मत जाओ। आप ये मानो अगर आप सेक्टर के प्लॉट्स देखोगे ना, आप दिल्ली में देख लो जो सेक्टर के अंदर कोठियां बनी हुई हैं, नोएडा में देख लो, ग्रेटर नोएडा के देख लो सेक्टर जो अल्ट्रा लग्जरी हैं, तो सब बराबर हो जाता है। सब जगह सिक्योरिटी आ जाती है, गेटेड हो जाता है, लेकिन एक टाइम टेकिंग है। वही टाइम आपको वहाँ बिल्डर के यहाँ लगना है, वही टाइम आपको अथॉरिटी में लगना है। जो बिल्डर है अथॉरिटी से तो ऊपर नहीं है, अथॉरिटी अपने भी तो सेक्टर चमकाएगी। चलो बिल्डर 4 दीवारी के अंदर अल्ट्रा लग्जरी बना देगा, बाहर का तो सब अथॉरिटी करेगी। तो अथॉरिटी अपने सेक्टरों को भी जो एक लेवल का लग्जरीनेस दे रही है, जगह जगह पे कमर्शियल ला रही है, जगह जगह पे कियोस्क बना रही है, जगह जगह पे फैसिलिटी में हॉस्पिटल बना रही है सेक्टर के अंदर, छोटे स्कूल्स, बच्चों के प्ले स्कूल, 12th तक के स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ सब अपने आसपास डेवलप कर रही है ना। एज ए इन्वेस्टर आज के टाइम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अथॉरिटी के प्लॉट्स में। कम पैसे लगाओ, ज़्यादा जगह लो, आने वाले टाइम में उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो मेरा ये दोनों का कंपैरिजन है। मैं खिलाफ नहीं हूँ बिल्डर के, लेकिन रेट एक ऐसा है कि उसी रेट में हम दूसरी चीज़ भी दे सकते हैं। 2 करोड़ में हम वहाँ आपको 180 गज दे रहे हैं और यहाँ 2 करोड़ में हम आपको 360 गज दे रहे हैं, तो डबल का अंतर है। 18 दूनी 36, 360 गज। तो जो चीज़ आप आज खरीद रहे हो वो आने वाले टाइम में आपको बहुत बेनिफिट देगी। ये है कंपैरिजन। आगे चलो। तो अगर हम सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आए तो जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी कैसे, जो यहाँ पे जिन्होंने परचेज किया है, जो सेलर है मतलब अथॉरिटी के प्लॉट्स में या किसी ने इंडस्ट्रियल लिया हुआ है, तो उन तक कैसे कम्युनिकेट कर रही है, कैसे उन तक बात पहुँचा रही है अपनी, या कोई भी अगर नई पॉलिसी या नया रूल आ रहा है तो उनको कैसे मतलब पता चल रहा है? देखिए पहले क्या था, सब ऑफलाइन था जी, अब सब ऑनलाइन है। जब भी अथॉरिटी कोई बोर्ड मीटिंग करती है तो न्यूज़पेपर के माध्यम से जाता है,
और अपने नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे जारी करती है। फिर जो डाटाबेस है, जैसे एक बार अथॉरिटी ने जितने भी अलॉटी हैं सबको एक बार नोटिफाई किया कि अपनी मेल आईडी अपने फ़ोन नंबर हमारे यहाँ अपडेट कराओ, ताकि हमारे पास आने वाले अपडेशन हम आपको भेजते हैं सर, मेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या ईडा के मैसेज आते हैं, जो टेक्स्ट मैसेज आता है, तो उसके माध्यम से अथॉरिटी मतलब संचार का एक माध्यम बना रखा है। रही उनको मतलब कि भाई हम क्या क्या कर रहे हैं, जिस सेक्टर में जो भी काम करती है अथॉरिटी उसका टेंडर निकालती है, वो न्यूज़ में जाता है, तो ऑलरेडी अलॉटी जुड़े हुए रहते हैं। फिर आजकल जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, हम हैं, हमारे जैसे और हैं यूट्यूब चैनल, सभी पे पर डे की न्यूज़ की जानकारी कुछ ना कुछ मिल जाती है। तो क्या अथॉरिटी में हो रहा है, सबसे ज़्यादा जितने भी अलॉटी हैं उनका ये फीडबैक कहता है कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सबके माध्यम से जानकारी मिलती है, अथॉरिटी के माध्यम से कम मिलती है, क्योंकि सरकारी महकमा है, बिजी ज़्यादा रहता है, तो उस केस में थोड़ा जानकारी कम मिल पाती है उधर से। यूट्यूब चैनल जितने भी काम कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी की न्यूज़ सेल है उससे जुड़ के काम कर रहे हैं। वहाँ से जो भी न्यूज़ आता है उसके माध्यम से वीडियो डिलीवर्ड करते हैं एक्यूरेट बात पे, जो पेपर में है। मतलब हमारे एंड पे अगर कोई हमसे ये पूछे कि जी आपने न्यूज़ कहाँ से बनाया, तो हम एज ए प्रूफ एक कवरिंग दे सकते हैं कि ये न्यूज़ हमारे पास यहाँ से प्रोवाइड हुआ। कोई समाचार पत्र है या अथॉरिटी का कोई ऑफिस ऑर्डर है, वो हमारे पास प्रूफ होता है, तो प्रूफ के माध्यम से हम एक वीडियो डिलीवर कर देते हैं। तो अथॉरिटी का जो कंसर्न है, अथॉरिटी ज़्यादा अपने आप को अपने एलओटी के पास समाचार पत्र या वो तो नहीं भेज सकती क्योंकि बिजी इतनी है, लेकिन ये है कि कॉमन न्यूज़पेपर में निकाल देती है। इस तरीके से अथॉरिटी और एलओटी जुड़े हुए हैं। सर गवर्नमेंट के बारे में अगर हम बात करें, यूपी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वो कैसे मतलब यमुना अथॉरिटी को या किसी भी अथॉरिटी को सपोर्ट कर रही है, या सपोर्ट की जगह अगर हम बात करें, जैसे कई जगहों पर जो चीज़ पहले आ जानी थी, ठीक है, जैसे हम बात कर लें एयरपोर्ट के बारे में कि एयरपोर्ट पहले प्लान था कि अप्रैल में आना था, फिर मई हुआ, फिर कि जून में आएगा, तो इसके ऊपर अथॉरिटी मतलब जो गवर्नमेंट है वो अथॉरिटी पे कुछ कड़ी कार्रवाई करती है या नहीं कर रही है? मैं बताता हूँ अभी जो बात है, हम एक फॉर एग्जांपल छोटी सी बात लेते हैं। मानो अनुज आप अपना घर बनाने लगे, आपने सोचा 1 साल की डेडलाइन टाइम रखता हूँ, इसमें मकान बनाना ही बनाना है। उसी दौरान 1 साल के बीच में आपका पर्सनल चीज़ों में इशू आ गया, या आपको कोई एनओसी में इशू आ गया, या आपको फायर की एनओसी नहीं मिल पाई कहीं से, या आप लिफ्ट लगा रहे हैं तो एनओसी नहीं मिल पाई, तो वो एक पार्ट है सरकारी महकमे का। तो वहाँ आपका हो सकता है 1 साल 1.5 साल भी एक्सटेंड हो जाए, और होता ही है स्वाभाविक है, कभी लेबर नहीं मिली, कभी कुछ हो गया XYZ। जितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट, फिर भी समय से तैयार हो रहा है। मानते हैं पिछले 2024 सितंबर में होना था, कोई बात नहीं, 6 महीने 8 महीने लेट हो गया, लेकिन लेट होकर जाएगा कहाँ, आ तो ग्राउंड पे रहा है। लास्ट डेडलाइन आप मान लो अगस्त में एट एनी हाउ एयरपोर्ट चलेगा। इस हफ्ते जो अभी वीक करंट में चल रहा है, पूरा एक टीम आई हुई है, सर्वे कर रही है, फ्लाइट को लैंड करने में या टेक ऑफ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उसके बाद जो लाइसेंस है वो मिल जाएगा तुरंत। ये जून में भी चला सकते हैं, जुलाई में भी चला सकते हैं, अगस्त में, अगस्त के बाद नहीं जाएगा। सारी जितनी भी एनओसी परमिशन है सब अगस्त से पहले पहले आ जाएगी, जून और जुलाई के अंदर अंदर। तो आप मानो कि ये एयरपोर्ट, और रही सरकार की बात, देखो हर आदमी प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर सरकार ऑलवेज करती आई है। मैं 8-9 महीने से देख रहा हूँ, जब से सितंबर गया, कि हम पेनल्टी लगाएंगे, 10 लाख की लगाएंगे, टाटा पे लगाएंगे। लेकिन ये है कि बेशक पेनल्टी लगाएं, लेकिन कोई भी कंपनी पेनल्टी देना तो चाहती नहीं है, जल्दी जल्दी काम। कहीं ना कहीं कोई तकनीकी रुकावट रही है, तकनीकी चीज़ों में इशू रहा है, इस कारणवश ये लेट हुआ है, नहीं तो ये लेट नहीं होता। बाकी अब भी अगर जून जुलाई में डिलीवर्ड होता है, कोई लेट नहीं है। फिर भी मतलब आप मानो समय से तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक नॉर्मल मकान बनाओ आप, ये तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो चीज़ों को नई जगह पे बन रहा है, जहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, जमीन को लेने में दिक्कत आई, बाउंड्री में दिक्कत आई, उसके बाद लेवलिंग में दिक्कत आई। लेकिन आप देखो हाईवे भी कनेक्ट हो गया पूरा। हाईवे के साथ साथ जो अंदर की, हाईवे के बाद जो रोड बननी है एयरपोर्ट के अंदर की, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर, वो भी सब रेडी है। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर ज़्यादातर फंक्शनलिटी सब हो गया। अब तो ये है कि जो तकनीकी चीज़ें हैं जिससे कोई ऐसी आपदा ना हो, दुर्घटना ना हो, उस पर काम किया जा रहा है। ट्रायल ऑलरेडी पहले हो चुका है, अब रेगुलर ट्रायल चलेंगे 10-5 दिन। तो इस ट्रायल के दौरान ये सारे एक एक पहलू को देखेंगे कि भाई अगर ये बिना इन
लाइसेंसों के बिना तकनीकी चीज़ों को चेक करे अगर ये शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता का नुकसान है। कल को कोई हादसा हो गया, हादसे में आम जनता की क्षति हो गई, तो उस केस में फिर कल को इनके गले में गाज गिरनी है कि जी जल्दबाजी में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में चुनाव आ रहे थे 2027 के, अपने आप को रेपो में लाने के लिए इन्होंने ये एयरपोर्ट शुरू कर दिया है और देखो कितना बड़ा दुर्घटना हुई। तो एक एक पहलू को ध्यान में रखते हुए तब ये काम किया जा रहा है। तो कोई नहीं, महीने भर बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन अगस्त के बाद नहीं जाएगा, जुलाई के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। यही सिनेरियो मतलब हम पिछले 7-8 महीने से देख रहे हैं फिल्म सिटी का भी। ठीक है कि फिल्म सिटी का शिलान्यास होगा, एक बहुत ग्रैंड सेरेमनी रखी जाएगी। ठीक है। और एक जिसमें से एक मेरे पास क्लाइंट हैं, वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। आई थिंक कि शायद वो एक्टर हैं या मतलब कहीं प्ले वगैरह कहीं पार्ट करते हैं। तो वो बहुत दिन से वेट कर रहे हैं सर, वो मतलब कई सालों से वेट कर रहे हैं। कई सालों से वेट बॉम्बे जाऊं या यहीं करना है? अच्छा, वो कुछ ऐसा ही बीच बीच में मैसेज भी करते हैं, अपनी रोल भी भेजते रहते हैं। मेरे को भी आता है मैसेज उनका। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्लाइंट हो या एक आम जनता हो या वहाँ से रुचि रखने वाला आदमी हो, कोई भी हो, वो अपने घर में बैठा है। यहाँ ग्राउंड स्तर पे क्या चल रहा है या तो उससे जुड़े हुए लोग जान सकते हैं या जिन्होंने वो प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रखा है वो जान सकते हैं। हर चीज़ का एक सिस्टम है। पहले तो टेंडर ही नहीं हो रहा था, 1.5 साल तो टेंडर होने में लगी जी, अब के ये फाइनल हो जाएगा, ये हो गया। फाइनली टेंडर हुआ, जॉइंट वेंचर में टेंडर हुआ। उसके जॉइंट वेंचर के टेंडर के बाद आज की जो स्थिति है, ज़मीन की लेवलिंग हो गई है, ज़मीन की 4 दीवारी हो गई है। 4 दीवारी बेशक कंसेंटीना वायर से हुई है, लेकिन एक मानक तैयार हो गया कि ये ज़मीन है फर्स्ट फेज की। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया है। अब हम किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराते हैं, अपने ऊपर घटाते हैं। सपोज करो आपको आज हैंडओवर मिला है किसी ज़मीन का, अब उसमें आप बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उसकी आप कुछ डीपीआर तो बनाओगे अपनी कंपनी के अंदर, उसके 50 तरह के डीपीआर बनाओगे, फिर आपको जो प्रॉफिटेबल डीपीआर होगा उस पर आप काम करोगे जी। तो ऐसे ही भूटानी और बोनी कपूर के बीच में जो जॉइंट वेंचर हुआ, अब वो अपना क्या डिलीवर करेंगे उस पर काम कर रहे हैं, कैसे कैसे डिलीवर करेंगे उस पर काम कर रहे हैं। अब मानो जब उनके वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे, उसके बाद वो कहेंगे आ जाओ जी रिबन काट दो, हम नींव रख रहे हैं जी। तो इसलिए सब कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, लेकिन आज के टाइम में लोगों को एकदम चाहिए कि तुरंत ही आज मैसेज आया तो कल ईंट लगनी शुरू हो जाए वहाँ। ऐसा संभव है नहीं जी जी। भाई अलॉटमेंट भी अथॉरिटी की प्रक्रिया है, पैसे जमा करवाने की प्रक्रिया है, अलॉटमेंट लेटर जारी करने की प्रक्रिया है, ये तो सब काम होता देखा है ना लोगों ने न्यूज़ में भी। तो ये जो सारी प्रक्रिया है इसमें टाइम लगता है। अब वो अपना प्रोडक्ट जो डिलीवर करेंगे उसको तैयार कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल बना रहे हैं उसको। फर्स्ट फेज की भी अभी तैयारी होगी, सेकंड की भी होगी, क्योंकि एक्सटेंशन पार्ट भी है ना। ऐसा तो है नहीं कि उधर दीवार लगा के उधर से बैक कर देंगे, अरे फ्रंट पे बना देंगे। वो आगे का भी जो एक्सटेंशन पार्ट है उसका भी तो लेआउट डिजाइन करेंगे। वो तो 1000 एकड़ पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट फेज पे नहीं कर रहे ना। तो ये बात समझने की है, लॉजिकली बात है, इसमें कोई आगे पीछे समय होता है। और देखो जिसे जल्दबाजी है, कोई महीने 2 महीने की जल्दबाजी है, कोई फायदा नहीं है। ये लंबे टाइम के प्रोजेक्ट है, इनमें टाइम लगता है। चलो मानते हैं ईंट लगनी भी शुरू हो गई, बन के तो टाइम पे तैयार होगी, रिबन काट भी गए, एयरपोर्ट का रिबन काट गए थे 2023 में, कट गया था नवंबर, आज 25 में बैठे हैं, तो टाइम लगा ना एयरपोर्ट बनने में। तो रिबन काटना ही मतलब फिल्म सिटी बनना नहीं है, उसको बनाने में जो टाइम प्रक्रिया खर्च होगी उसमें टाइम लगता है। तो वही चीज़ चल रही है, फिल्म सिटी भी ग्राउंड पे है, एयरपोर्ट आपके सामने ऑलरेडी डिलीवर्ड मोड में है, बाकी एक्सप्रेसवे जो टेंडर हुए सब ग्राउंड पे काम हुआ है ना भाई। जो एयरपोर्ट को डायरेक्ट हाईवे से कनेक्ट कर रहा है, हाईवे वो प्रॉपर तैयार है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मैक्सिमम 99% तैयार है। बेशक बैक साइड में हरियाणा साइड में काम ना हुआ हो, लेकिन यहाँ से जो मेन एंट्रेंस है एयरपोर्ट की और एक्सप्रेसवे की यमुना तक, वो तो सब तैयार है। अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी काम कर दिया, तो सुविधाओं पे काम हो रहा है। और जब कोई नई चीज़ बनती है, हम छोटी सी बात करते, तुमने घर बना लिया, रहने लग गए, 1 साल तक तो छोटे छोटे इशूज आते रहेंगे। यहाँ से पानी लीकेज है, वॉशरूम में पानी आ रहा है, सीलन आ गई है, ये दीवार में ये इशू है। तो वो सारे पॉइंटों पे काम कर रहा है प्राधिकरण भी के साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी काम कर रही है, टाटा भी, सब चीज़ डिलीवर्ड होंगी।
बस ये है कि आपको जब इतना इंतजार करा और कर लो, कोई आफत थोड़ी आ रही है भाई, जीना तो है ही है इस दुनिया में, है ही इसी देश में, तो और देख लो कितने महीने, 2 महीने 4 महीने में हो जाएगा सब रेडी। लेकिन धैर्य बना के रखना है, धैर्य एक ऐसा रिजल्ट देगा। जैसे हमें अभी कंपैरिजन करा, जितने भी अलॉटी हैं, जितने भी प्लॉट्स वाले हैं, 300, 500, 1000, 2000, 4000, मैं कह रहा हूँ ऐसे रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी बिल्डर ऐसा रेट लेकर आ रहे हैं कि मजबूरी है, कस्टमर बेचेगा ही नहीं प्लॉट, उसे पता है वहाँ 1,30,000 बिक रहा है, अरे क्लब अच्छा बना दिया होगा, अल्ट्रा लग्जरी होगा, पार्क बना दिए होंगे। अथॉरिटी के पार्क देख लो ना आप, पूरा क्रिकेट मैदान बना रखे हैं, सही बात। और एक धोरे से है, ऐसा नहीं है एक इधर है एक उधर है एक उधर, कौन है, एक साथ बना रखे हैं। अथॉरिटी की तो होड़ ही नहीं कर सकते, कोई भी बिल्डर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो अथॉरिटी से जमीन ली है ना, अथॉरिटी ने ऑलरेडी अपनी जमीन में लैंड पूरा प्लॉटिंग करी है। जी। तो ये पॉइंट है सर। एक बहुत मतलब काफ़ी टाइम से एक हॉट टॉपिक भी रहा है, वो है यमुना। हाँ। अगर हम दिल्ली की बात करें तो मतलब सालों से साफ हो रही है और अभी भी साफ नहीं हो यमुना पाई। रिवर, यमुना रिवर, ठीक है ना। यही सेम सीन जब डेवलपमेंट होता है, फैक्ट्रीज बनती हैं, कंपनीज आती हैं, तो उन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या गवर्नमेंट या अथॉरिटी, जैसे अगर आप फैक्ट्रीज लगेंगी तो पोल्यूशन भी निश्चित है कि पोल्यूशन भी थोड़ा बहुत होगा, एयरपोर्ट है पास में तो वो तो भी पोल्यूशन होगा, तो इन चीज़ों को लेकर अथॉरिटी या गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया है इसमें? हाँ बिल्कुल। अब इसका एक एग्जांपल से बात करें, मानो हमारे घर में 4 बच्चे हैं, जब पहला बच्चा है, जैसे जैसे वो पला बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर वो एक लेवल पे पहुंच गया, तो उसके जीवन के अंदर की जो त्रुटियां रही हैं उस पर आपने ऑब्जर्व करा है, तो आप ये सोचोगे जो दूसरा वाला है इसकी त्रुटियां उसके मुकाबले कम हो जाएं, तीसरे वाले में फिर कम हो जाएं, चौथे में ख़त्म हो जाएं। तो ये पहले दिल्ली बना, फिर नोएडा बना, फिर ग्रेटर नोएडा बना, अब यमुना है। अब आपको इसका ऐसा उदाहरण देता हूँ मैं, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने क्या एग्जाम्पल दिया है कि यमुना वाली जो पूरी बेल्ट है इसके एरिए की, उसमें लैंड पैच को एक्विजिशन में नहीं लिया। ओके। क्यों नहीं लिया? कि जो दिल्ली के अंदर समस्या आ रही है, बिल्कुल यमुना के कोने तक मकान बने हुए हैं, ज़्यादा भर के आ रही है तो मकान ही नहीं दिख रहे हैं, वो 2-3 महीने के लिए प्लान करना पड़ रहा है। इसने कोई एक्विजिशन नहीं किया, लैंड पैच छोड़ा है, और यमुना का जो लैंड पैच, जो रेतीला लैंड पैच है, उसमें इनने एक पर्यटक स्थल को डिजाइन किया है यमुना रिवर फ्रंट के नाम से। जहां तक भी यमुना इसके एरिया में रहेगी, उस यमुना रिवर फ्रंट को ये एक्सटेंशन पार्ट में लेके जाते रहेंगे। अभी ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को यमुना रिवर फ्रंट ये बनाएंगे, कम से कम 2-2 किलोमीटर तक लोग आए, घूमे, वहाँ यमुना के नज़ारे लें। सपोज करो यमुना भर के भी आ जाती है तो पहले ये बांध बनाएंगे दोनों साइड में। अच्छा। कि बांध बनाने के बाद भी यमुना हमारे यहाँ से फ्लो में निकल जाए, आगे चली जाए। यमुना जब भी तो एक्स्ट्रा होती है, जब भी तो बढ़ती है जब उसको रास्ता मिलता जाता है पानी का। जब ये बांध बना देंगे और उसको लेवल करेंगे तो उसके बाद वो पानी इधर नहीं आएगा, वो सीधा जाएगा। तो इन्होंने एक यहाँ नीति लगाई है यमुना रिवर फ्रंट की, अपने पूरे बेल्ट में यमुना रिवर फ्रंट का एक पर्यटक स्थल बनाएंगे। तो ये इसका साधारण उदाहरण है। ठीक है। तो सर जैसे आपने यमुना का बताया, अब पोल्यूशन को लेकर क्या है, और प्लस हमारा जो हिस्टोरिकल अगर हम बात करें कि हमने काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि यमुना को, जैसे राजस्थान में अगर हम जाते हैं तो चौकीधानी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर मथुरा के हेरिटेज बनेगा, हेरिटेज सिटी बनेगा। तो हमने ये भी सुना है कि जहाँ से ईडा स्टार्ट हो रहा है ये आपका, तो वहाँ से है ना, वहाँ से लेके मथुरा तक आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहेगा, जिसमें ये कृष्ण जी की जो मूर्ति वो भी एक पार्ट बताते हैं। तो वो सब जो धरोहर है उसको कैसे समझो? देखो, अभी धरोहर भविष्य की तो बात नहीं कर रहे, अभी जो प्रेजेंट है उसकी बात कर लेते हैं। ऐसी झलकियां आपको सेक्टर 19 के गौर यमुना सिटी में देखने को मिल जाएंगी, जो कि मथुरा वृंदावन से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण जी का स्टैचू बनाया उन्होंने, जो कि हाईवे से आप देख सकते हो। उसके बाद जितने भी पार्क व्यू बनाए हैं, कृष्णा विला, राधा कुंज, ये सारे पार्क व्यू आप देखने को मिलेंगे। मतलब एक नाम को पेपर पे भी जोड़ दिया है कि भाई हाँ, आपका अगर पार्क व्यू है तो हम उसको ये नाम दे रहे हैं, ताकि आपके दिल में वो धार्मिकता रहे। ऐसे ही आप आगे एक्सप्रेसवे पे
आगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते रहेंगे कुछ ना कुछ मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। लोग मतलब भगवान के नाम पे जो मथुरा वृंदावन के अंदर जो चीज़ें हैं उनको इस हाईवे पे नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो धार्मिकता तो है ही। और फिर दूसरा एक एग्जाम्पल है, ये जो भूमि है, जो ये लैंड पैच है, गंगा और यमुना के बीच में लैंड पैच है, पूरा एकदम मान सकते हैं कि पूरा लैंड पैच बड़ा ही अच्छा स्वच्छ जगह मानी गई है। यमुना राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में गंगा है, पूरा जो डेवलपमेंट है उसके बीच का एरिया है, बीच का पार्ट है। तो ये भविष्य में मतलब जो चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये आपको देखने को मिलेंगी सब मथुरा वृंदावन के उस पर। राया में राया हेरिटेज का बन जाना, उधर से बनता हुआ आना, आगरा में आगरा अर्बन एरिया को डेवलप करना, इधर से आपका ये ईडा डेवलप करते हुए लेके जाएगी, बीच में टप्पल में लॉजिस्टिक पार्क बन जाएगा। पूरा हाईवे के दोनों साइड में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें आज। और जी। इतनी सारी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी। तो ऐसी ही अधिक जानकारी और ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल का नाम प्रॉपडार्ट है और आपको ऐसी ही बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।